Organic compounds, वो organic compounds, the organic compounds which contain nitrogen, जिनमें नाइट्रोजन मौजूद हो, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम अमाइंस कहते हैं। अमाइंस वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें नाइट्रोजन भी मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हुआ मेरे साथ मीथाइल अमाइन, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। ठीक है, तो ये एक अमाइन हो गया। अब इस अमाइन के भी उसी तरह से अक़साम है जिस तरह के अल्काइल हैलाइड्स के होते थे, मतलब इनमें प्राइमरी अमाइन भी होता है, इनमें सेकेंडरी अमाइन भी होता है, इनमें टर्शरी अमाइन भी होता है, और इनमें बाज़ औक़ात क्वार्टिनरी अमाइन भी होता है। वो अमाइन जिसमें नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक कार्बन अटैच हो, सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो, उसको हम प्राइमरी अमाइन कहते हैं। मतलब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, एक अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच है तो इसका मतलब नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक कार्बन अटैच है, दिस इज नोन एज प्राइमरी अमाइन। अगर इस नाइट्रोजन के साथ दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो जाए तो इसका मतलब दो कार्बन इसके साथ अटैच हुए हैं, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी अमाइन। अब टर्शरी अमाइन अगर इस नाइट्रोजन के साथ तीनों के तीन अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो जाए तो इसका मतलब इस नाइट्रोजन के साथ तीन कार्बन अटैच है, तो ये टर्शरी अमाइन हो गया। और बाज़ औक़ात जो क्वार्टिनरी अमाइन बनता है तो वो नाइट्रोजन के साथ चार अल्काइल ग्रुप अटैच होकर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज लाकर क्वार्टिनरी अमाइन बना लेते हैं। तो इस तरह से अमाइंस इन अशकाल में हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, इनकी नॉमेनक्लेचर, इनको हम नाम किस तरह से देंगे? तो नॉमेनक्लेचर हमें पता है कि एक कॉमन सिस्टम होता है और दूसरा आयूपेक सिस्टम होता है। तो कॉमन सिस्टम के अंदर जो भी अल्काइल ग्रुप हो, अल्काइल ग्रुप जो कि अमाइन के साथ अटैच है, उस अल्काइल ग्रुप का नाम लिखकर उसके बाद अमाइन लिख लेना, इस तरह का एक कॉमन नेम एक अमाइन का बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ CH3NH2, तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप का नाम है मीथाइल, तो मैं लिख लूँगा उसी अल्काइल ग्रुप का नाम मीथाइल, और उसके बाद है अमाइन, अमाइन वर्ड लिख लूँगा, तो मीथाइल अमाइन इसका एक कॉमन नेम हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ C2H5NH2, अल्काइल ग्रुप का नाम है इथाइल, तो मैं इथाइल लिख लूँगा, उसके बाद फॉलोड बाय द वर्ड अमाइन, इथाइल अमाइन इसका नाम हो गया। इस तरह से प्रोपाइल अमाइन, ब्यूटाइल अमाइन, पेंटाइल अमाइन, हेक्साइल अमाइन एंड सो ऑन। ठीक है, ये कॉमन सिस्टम हो गया। आयोपेक उसी तरह के रूल्स इसके लिए भी है जिस तरह के रूल्स इससे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम पढ़ चुके हैं। सिंपली अगर यहाँ पर मैं कहूँ एक पॉइंट के साथ अगर वाज़ेह करना चाहूँ तो यहाँ पर ये अमाइन जो होगा इसको एज अ पेरेंट चेन, पेरेंट नेम नहीं लिया जाएगा जिस तरह के यहाँ पर है। इस अमाइन को एज अ सब्स्टिट्यूट कंसिडर किया जाएगा और नंबरिंग ऑफ कार्बन उस एंड से हम स्टार्ट करेंगे जिस एंड से ये अमाइन सब्स्टिट्यूट नज़दीक आ रहा हो। दैट्स इट, एक अमाइन के लिए यही रूल है। और फिर एज अ सब्स्टिट्यूट इसको नाम देकर पेरेंट चेन का नाम लिख लेंगे डिपेंडिंग अपॉन के पेरेंट चेन में कार्बन्स कितने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कर लेते हैं इस सिंपल, इसको अगर मैं नाम देना चाहूँ आयोपेक में इसको, तो ये नाम मैं दूंगा अमाइनो मीथेन। पेरेंट चेन में एक कार्बन है तो वो मीथेन हो गया, मिथेन। ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूट अमाइन है जिसको हम अमाइनो लिखेंगे, अमाइनो मीथेन। इसी तरह से इसको लिखेंगे अमाइनो ईथेन, अमाइनो ईथेन। अच्छा, अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और यहाँ पर अमाइन ग्रुप अटैच हो जाए तो ये हुआ 1 2 3, 2 नंबर पोजीशन, 2 नंबर कार्बन पर अमाइन ग्रुप अटैच है तो ये होगा 2 अमाइनो। पेरेंट चेन में 3 कार्बन है तो ये हुआ प्रोपेन, 2 अमाइनो प्रोपेन। तो इस तरह से आयोपेक सिस्टम है इन अमाइंस का, जिससे
वही रूल्स है जिससे हम नेमिंग कर सकते हैं एक अमाइन की। बात समझ में आ रही है ना? शाबाश। अब बात करते हैं इसकी बेसिसिटी, इसकी बेसिक नेचर की। अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। अमाइंस वो बेसिक होते हैं। अब अमाइंस बेसिक क्यों होते हैं? देखो, अब जरा कॉमन सेंस खुद का इस्तेमाल करो, ठीक है। हमें पता है कि नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल के अंदर 5 नंबर ग्रुप में है, तो इसका मतलब इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। चलो ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब देखो, कोई भी अमाइन उठा लो। फॉर एग्जांपल मैं मिथाइल अमाइन, सिंपलेस्ट अमाइन उठा लेता हूँ। ये हुआ मिथाइल अमाइन, ठीक है। इस मिथाइल अमाइन को अगर मैं एक्सटेंडेड स्टेट में ड्रा करूँ तो कुछ इस तरह से होगा, H और H, NH2 और ये मिथाइल। अच्छा, अब नाइट्रोजन के आखिरी लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर वो बच गए, उन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया ही नहीं। अब जब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इस नाइट्रोजन में टेंडेंसी पैदा हो जाती है कि ये एक प्रोटॉन को ले ले। इट टेक्स द प्रोटॉन, इट हैज द टेंडेंसी टू टेक प्रोटॉन। ये प्रोटॉन को ले सकता है। और हमें पता है ब्रांस्टेड लुवरी कंसेप्ट से हमको ये पता है कि जो स्पीशी प्रोटॉन को लेता है उसको हम बेस कहते हैं। सो इसलिए अमाइंस जितने हैं वो बेसिक है नेचर में, ठीक है, क्योंकि उनके पास उनके नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उनमें ये कैपेबिलिटी, ये सलाहियत है कि वो प्रोटॉन को ले ले। अब जिस नाइट्रोजन के पास जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप हो उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, उसका बेसिक नेचर उतना ही पावरफुल होगा, ठीक है। क्यों? देखो, द पॉइंट इज हायर द नंबर of alkyl groups, more powerful will be base। जितने अल्काइल ग्रुप की तादाद ज्यादा हो उतना ही इनका बेसिक नेचर ज्यादा पावरफुल, मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स जो है, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो जितने अल्काइल ग्रुप्स ज्यादा होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन की तरफ डोनेट, नाइट्रोजन कोशिश करेंगे कि वो नाइट्रोजन की तरफ जा सके अल्काइल से। तो उससे होगा क्या, यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, उस इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी में इंक्रीज आएगा। और जब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी में इंक्रीज आएगा तो देयर विल बी मच मोर डिजायर टू टेक प्रोटॉन। प्रोटॉन को लेने की चाहत उतनी ही बढ़ जाएगी, उतना पावर बढ़ जाएगा कि वो प्रोटॉन को ले ले। तो जितना एक स्पीशी, केमिकल स्पीशी के अंदर पावर ज्यादा होता है प्रोटॉन के लेने के लिए, उतना ही वो पावरफुल बेस होता है। और यहां पर हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ चुकी है तो प्रोटॉन की लेने की सलाहियत ज्यादा हो चुकी है। सो लिहाजा ये बेस पावरफुल हो जाएगा। कब? जब अल्काइल ग्रुप ज्यादा हो और वो इस नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करे, ठीक है। तो सिंपली हम इस तरह से एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी। जितने अल्काइल ग्रुप्स की तादाद ज्यादा हो उतना ही बेसिसिटी उस केमिकल स्पीशी, इस अमाइन की ज्यादा होगी। मतलब अगर मैं ऑर्डर लिख दूं तो ऑर्डर कुछ मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि ये हुआ प्राइमरी अमाइन, इससे ज्यादा बेसिक नेचर वाला होगा सेकेंडरी अमाइन, और उससे ज्यादा बेसिक नेचर वाला होगा टर्शरी अमाइन। बात समझ में आ रही है ना? और क्वार्टरनरी अमाइन में फिर थोड़ा सा एक्सेप्शन और थोड़े से डिटेल्स आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम क्वार्टरनरी अमाइन को छेड़ नहीं रहे, सिंपली हम सिंपल अमाइंस को, टर्शरी अमाइंस को पढ़ेंगे, ठीक है। वो इंशाल्लाह बाद में जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो जितना अल्काइल ग्रुप्स का नंबर ज़्यादा हो
उनकी तादाद ज़्यादा हो उतना ही बेसिक नेचर अमाइन का ज़्यादा होगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स कोशिश करते हैं कि नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करें। नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करें मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करे, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करे मतलब उनके अंदर ये चाहत के प्रोटॉन को ले लो, ये ज़्यादा करे, सो उनकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। ये भी समझ में आ गया? शाबाश। अच्छा, अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज अमाइंस की देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट, तो अमाइंस की बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन, वो ज्यादा होती है देन करस्पॉन्डिंग अल्केन्स। करस्पॉन्डिंग अल्केन की निस्बत अमाइंस की बॉइलिंग पॉइंट वो ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? देखो, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हुआ मीथाइल अमाइन, तो इस मीथाइल अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट वो ज्यादा होगा बनिस्बत इसके करस्पॉन्डिंग अल्केन मीथेन के। तो जितने भी अमाइंस हैं उन तमाम अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट वो उसके करस्पॉन्डिंग अल्केन से उमूमन ज़्यादा होते हैं। अब ज़्यादा ये क्यों होते हैं? देखो इसको, क्योंकि इस अमाइन के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि आम अल्केन के अंदर जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। और हमको पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में तीन किस्म के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है हमारे पास, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं। और फिर इनकी स्ट्रेंथ का कंपैरिजन भी हम कर चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सबसे कमजोर वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। सो इसका मतलब एक आम अल्केन के अंदर सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जबकि एक अमाइन के अंदर सबसे स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो इस स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने के नाते इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। देखो, ये इसका कुछ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये हुआ मीथाइल अमाइन एक, NH2 को मैं इस तरह से ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है? ये हुआ दूसरा मीथाइल अमाइन, मीथाइल अमाइन, इसका NH2 में इस तरह से ड्रा कर लेता हूँ। तो इसका H इसके नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं ना। तो ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से यहाँ भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड, हर तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि सबसे ज्यादा मजबूत है, तो इसलिए इन अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट वो हाई होगा। So this is the main factor, the main reason that why the boiling point of the amine is higher than the corresponding alkanes। बात यहाँ तक समझ में आ गई? अच्छा, अब पढ़ लेते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अमाइंस को हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं? नंबर 1, अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। अगर हम अल्कोहलिक NH3 अमोनिया को उठाए और उसका अल्काइलेशन करें, मतलब उसके साथ अल्काइल ग्रुप ऐड करें, कोई भी अल्काइल हैलाइड उठाकर अगर हम अल्कोहलिक अमोनिया के साथ रिएक्ट करें तो इस अल्कोहलिक अमोनिया के साथ अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। अल्काइल ग्रुप अमोनिया के साथ ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, सॉरी। तो वो अगर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करे तो उससे बन जाएगा अमाइन। किस तरह से? देखो यहाँ पर ये हुआ मेरे साथ एक अमाइन, मीथाइल अमाइन। सिंपलिस्ट इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए, ठीक है? अच्छा, हायर फिर आप ले सकते हो, सेम ही केस होगा। इसके साथ मैं ऐड कर लेता हूँ एक, इसका रिएक्शन में कर लेता हूँ। अच्छा सॉरी, क्या लिया? ऑलरेडी अमाइन ले लिया। अमोनिया को ले लेता हूँ NH3 और इसके साथ रिएक्ट कर लेता हूँ एक अल्काइल हैलाइड को, CH3Br को मैं रिएक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब जब ये रिएक्शन होगा तो इससे एक H हटकर वो आकर इस Br को अपने कब्जे में ले लेगा, ठीक है ना? इसके ऊपर कोड़ा जादू करके इसको अपने साथ ले जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा? CH3 बॉन्ड
अब यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है Br की जगह यहाँ पर ये एक H चला गया है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर NH2 बाकी रह गया है, ये NH2 यहाँ पर आ जाएगा NH2, और बाकी H और Br वो HBr बना लेंगे। तो ये जो बन रहा है ये है एक अमाइन जिसको हम कहते हैं मीथाइल अमाइन। सो इस तरह से अमोनिया के साथ अल्काइल हैलाइड को अगर हम रिएक्ट करें तो अमाइन बनेगा। मेथड नंबर 1, ठीक है। मेथड नंबर 2 is the reduction of नाइट्रोअल्केन्स। किसी भी नाइट्रोअल्केन का अगर हम रिडक्शन करें, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ है CH3NO2, ये एक नाइट्रोमीथेन है, नाइट्रोअल्केन है, ठीक है, इसका मैं रिडक्शन करता हूँ। रिडक्शन मतलब इसके साथ हाइड्रोजन को ऐड कर लेता हूँ। रिएक्शन होगा PT या PD की मौजूदगी में, ये एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होंगे जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हो, ठीक है। जब नेसेंट हाइड्रोजन हो तो फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एथेरियल सोल्यूशन यूज होगा। कर लेंगे, चलो ये भी रिएक्शन। अब देखो 3 मॉलिक्यूल्स है H2O का, इन 3 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स H2O के 2 मॉलिक्यूल्स वो उठकर यहाँ पर ऑक्सीजन को रिप्लेस कर लेंगे कुछ इस तरह से। CH3 बॉन्ड N ऑक्सीजन को हटा लेंगे और एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल H2 वो आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मीथाइल अमाइन। बाकी 2 जो H2 बच रहे हैं 2H2 वो इस O2 को अपने घेरे में लेकर इसके साथ H2O रिएक्ट करके H2O बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन रहा है मीथाइल अमाइन। दिस इज मीथाइल अमाइन, एक अमाइन बन गया। कैसे बन गया? एक नाइट्रोअल्केन का रिडक्शन जब हमने किया तो बन गया। अच्छा, नेसेंट हाइड्रोजन अगर यूज करो तो फिर कुछ इस तरह से होगा। ये हुआ मीथाइल अमाइन, नाइट्रोअल्केन। नाइट्रोअल्केन के साथ मैं रिएक्ट कर रहा हूं नेसेंट हाइड्रोजन। तो अब यहां पर जो हम यूज करेंगे एज अ कैटलिस्ट वो होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एथेरियल सोल्यूशन। तब नेसेंट हाइड्रोजन इनके साथ रिएक्ट करके वो भी अमाइन बना सकता है। किस तरह से? देखो, मीथाइल बॉन्ड N, O2 को हटाकर यहां पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे H2, क्या बन गया? मीथाइल अमाइन, अमाइन बन गया। 4 जो हाइड्रोजन बच रहे हैं वो O2 को अपने साथ लेकर सैर पर चला जाएगा और बन जाएगा 2H2। तो यहां पर अमाइन बन गया। तो इसका मतलब नाइट्रोअल्केन्स की अगर हम रिडक्शन करें तब भी हमारे साथ नाइट्रोअल्केन्स की अगर हम रिडक्शन करें अमाइन बन सकता है। ये हुआ तरीका नंबर 2, ये तरीका नंबर 1, ये तरीका नंबर 2। चलो तरीका नंबर 3 भी पढ़ लेते हैं। वो है रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स या नाइट्राइल्स। फॉर एग्जांपल ये हुआ मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। इसकी अगर हम रिडक्शन करें मतलब हाइड्रोजन को ऐड करवा लें PT या PD की मौजूदगी में, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है तो कैटलिस्ट PD या PD इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब 2 ही मॉलिक्यूल वो हाइड्रोजन के हैं, एक H2 और दूसरा H2। तो एक H2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, दूसरा H2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। एक H2 ऐड हो गया तो डबल बॉन्ड रह जाएगा, दूसरा H2 भी ऐड हो गया तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH2, एक H2 आ गया बॉन्ड, NH2 दूसरा H2 आ गया, ये क्या बन गया? इथाइल अमाइन। तो अमाइन बन गया, ठीक है। और अगर नेसेंट हाइड्रोजन को इस्तेमाल करना चाहते हो तो CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N मिथाइल साइनाइड प्लस 4 नेसेंट हाइड्रोजन, तो फिर क्या इस्तेमाल करोगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इथेरियल सोल्यूशन। तब जाके 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, फिर भी ठीक है, बन जाएगा वही इथाइल अमाइन, ठीक है। तो इस तरह से नाइट्राइल्स का रिडक्शन करके भी हम अमाइन बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मेथड नंबर 4 भी है, वो भी पढ़ लेंगे। मेथड नंबर 4 क्या है? रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स की अगर हम रिडक्शन करें, ये हुआ एसेटेमाइड
C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, इसका हम कर लेते हैं क्या, रिडक्शन। इसके साथ ऐड कर लेते हैं 2H2, 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल, PT-PD मालिक्यूलर फॉर्म में हो तो PT-PD कैटलिस्ट यूज करेंगे। तो एक H2, 2 H2 है, ये लिख लेता हूं, H2 2 H2 है। इनमें से एक ये होशियार H2 आकर ऑक्सीजन को अपने जाल में फंसाकर इसके साथ H2O बना लेगा, और दूसरा H2 आकर यहाँ पर ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि कार्बन के साथ अब जगह खाली है, सीट खाली है, तो वो बन जाएगा CH2 बॉन्ड NH2, ये बन गया है इथाइल अमाइन। सो इथाइल अमाइन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। और अगर आप लोगे नेसेंट हाइड्रोजन तो फिर वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इथेरियल सोल्यूशन यूज करके उससे भी यही मिथाइल अमाइन ही बनने वाला है, CH3CH2 NH2। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से हम प्रिपरेशन अमाइंस की कर सकते हैं, इस तरह से लेबोरेटरी के अंदर हम अमाइंस को तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, अब पढ़ लेते हैं रिएक्शंस, अमाइन के रिएक्शंस। ठीक है, सबसे पहले आपकी किताब में जो दिया गया है वो रिएक्शन है अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, सॉरी अमाइंस, अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस। अगर अमाइंस की हम अल्काइलेशन करें तो क्या होगा, देखो सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अगर प्राइमरी अमाइन हुआ और उसकी आपने करी अल्काइलेशन तो उससे बनेगा सेकेंडरी अमाइन। आप नहीं रोके, अल्काइलेशन आपने जारी रखी। सेकेंडरी अमाइन की अगर अल्काइलेशन आपने करी तो उससे बनेगा टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन की अगर फर्दर मोर अल्काइलेशन करी तो क्वार्टरनरी अमाइन बन जाएगा। तो अल्काइलेशन ऑफ अमाइन से ऑनवर्ड अल्काइलेशन बन जाता है, अगले स्टेप वाला अल्काइलेशन। देखो फॉर एग्जांपल मेरे साथ है CH3 और NH2, इसकी अगर मैं अल्काइलेशन करूं CH3Br अल्काइल हैलाइड के जरिए मैं इसकी अल्काइलेशन कर लेता हूं, तो यहां से एक H हटकर यहां आ जाएगा, वो बन जाएगा HBr। ठीक है, ये HBr बन गया, हट गया, तो यहाँ NH बाकी रह गया, उस NH के साथ आकर अटैच हो जाएगा CH3, तो बन जाएगा कुछ इस तरह से, CH3 बॉन्ड NH बच गया है और बॉन्ड ये CH3 आ रहा है, CH3। अब देखो क्या बन गया है, एक नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स मतलब 2 कार्बन अटैच हो गए हैं, तो सेकेंडरी अमाइन बन गया। अब भी हम नहीं रुके, इसका अगला स्टेप अल्काइलेशन का कर लेते हैं। इसके साथ भी CH3Br फिर से ऐड करवा लेता हूं अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो बच गया है वो भी आकर इस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके HBr बना लेगा, और उसकी जगह आ जाएगा, सब्सटीट्यूट कर जाएगा ये वाला मिथाइल, यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारे साथ, वो बच जाएगा CH3 बॉन्ड N बॉन्ड CH3, हाइड्रोजन चूंकि हट गया है उसकी जगह मिथाइल आ गया है, तो टर्शरी अमाइन वो बन चुका है। और अगर ऑनवर्ड और हुआ तो एक मिथाइल यहाँ पर आ जाएगा, क्वार्टिनरी अमाइन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये कि अगर हम अमाइन की अल्काइलेशन करें तो उससे अगले स्टेप वाला अमाइन प्राइमरी होगा तो सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी होगा तो टर्शरी बनेगा, टर्शरी होगा तो क्वार्टिनरी अमाइन बन जाएगा। दूसरा रिएक्शन है एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड अच्छा और कीटोन भी है, तो जब भी याद रखना अपने साथ, जब भी एक अमाइन उठकर एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करे तो इससे बनेगा एक और फंक्शनल ग्रुप जिसको हम कहते हैं आइमाइन, या उसको हम शिफ्स बेस भी कहते हैं। क्या है ये? वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन इज डबली बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड बनाता हो, उस फंक्शनल ग्रुप को हम आइमाइन कहते हैं। तो ये आइमाइन बनेगा जब एमाइन एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करे कुछ इस तरह से। देखो ये हुआ CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, एक एरोमेटिक एमाइन रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है, प्लस ये हुआ
एनालिन जिसको हम कहते हैं, एरोमेटिक एमाइन है। अब देखो क्या हो गया यहाँ पर, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को उठा लेगा, क्या बन जाएगा, उठा ले रहे बाबा, H2O बन जाएगा। H2O बन गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हुआ CH3 बांड C बांड H डबल बांड O हट गया है और यहाँ से H हट गया है। तो इस नाइट्रोजन और इस बेंजीन रिंग को उठाकर यहाँ पर उल्टा कर दो, तो इस तरह से बन जाएगा N बांड फिनाइल बेंजीन रिंग, इस तरह से ये जो बन रहा है दिस इज आइमाइन। इसमें कार्बन इज डबली बॉन्डेड टू द नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड मौजूद है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ आइमाइन मौजूद है, तो आइमाइन बन जाएगा। तो एल्डिहाइड के साथ एमाइन रिएक्ट करेगा, एमाइन बनेगा। इस तरह से कीटोन भी है। ये यहाँ पर चलो एलिपेटिक एमाइन ले लेंगे, एक सिंपल सा CH3 बांड NH2, वो रिएक्ट कर रहा है एक कीटोन के साथ CH3 बांड C डबल बांड O बांड CH3, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन को उठाता है, बनाता है H2O। यहाँ पर क्या बच जाता है, लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये CH3 बांड C बांड CH3 डबल बांड, यहाँ पर ऑक्सीजन था, उस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन उठा ले गया। यहाँ पर क्या बच रहा है, CH3 और N, यही N आकर यहाँ पर बांड बना लेगा ऑक्सीजन की जगह, और इसके साथ ये CH3 वैसे के वैसे ही अटैच रहेगा। ये जो बन रहा है इसमें कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो ये हुआ आइमाइन शिफ्स बेस। तो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन पर अमाइन बनाता है शिफ्स बेसेस और आइमाइंस। बात यहां तक भी समझ में आ गई, शाबाश, नोट करते जाओ। इन अमाइन से हम अमाइड्स भी तैयार कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अमाइड्स किस तरह से, देखो, एसिड एनहाइड्राइड के साथ अगर एसिड एनहाइड्राइड के साथ अगर हम रिएक्ट करें ये अमाइन, तो ये अमाइन जाकर इसके साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा अमाइड, इस तरह से एमाइड बन जाएगा, ठीक है। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल ये हुआ मेरे साथ एक एसिड एनहाइड्राइड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, ठीक है। इसके साथ मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ एक अमाइन को। अमाइन हमें पता है यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव सेंटर पर हमला करेगा, तो ये अमाइन यहाँ पर हमला आवर हो जाएगा। हमला आवर हो गया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 बांड C बांड Cl डबल बांड O बांड, अच्छा ये अब एक बांड हो जाएगा तो बन जाएगा RnH2। अच्छा, अब यहाँ पर जो H2 है इससे ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ NH और H, ये एक H और एक Cl यहाँ से चला जाएगा, HCl बन जाएगा। HCl यहाँ से हट गया, बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो बच रहा है CH3 बांड C बांड RnH और डबल बांड O हो जाएगा। इसको मैं इस तरह से लिख दूंगा ताकि वाज़ेह हो जाए, बांड NH और बांड R, ये जो बन रहा है दिस इज अमाइड। यहाँ पर इस अमाइड में देखो NH2 की बजाय NH है, तो एक H को सब्सटीट्यूट किया है अल्काइल ग्रुप ने, इसलिए इस किस्म के अमाइड को हम कहते हैं N सब्सटीट्यूटेड अमाइड, N सब्सटीट्यूटेड अमाइड, क्योंकि एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट किया गया है अल्काइल ग्रुप के थ्रू, ठीक है। तो इसका मतलब, अच्छा यहां से ये पॉइंट अब अखज करो, ठीक है, पॉइंट्स को निकाला करो। जब हम प्राइमरी अमाइन, ये एक प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन को एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो N सब्सटीट्यूटेड एमाइड बनेगा। और अगर सेकेंडरी अमाइन कर ले तो क्या होगा, कर लेते हैं CH3 बांड C डबल बांड O Cl, ये हुआ एक सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। ये रिएक्ट कर लेते हैं तो क्या बनेगा, देखो क्या बनना है, वही जो पहले हो चुका था। ये यहां पर हमला आवर हो जाएगा, बन जाएगा क्या, CH3 बांड C
बॉन्ड ओ बॉन्ड Cl बॉन्ड, इसको मैं लिख लेता हूँ Nr2 और बॉन्ड H, Nr2 बॉन्ड H इस तरह से लिख दिया, ठीक है। HCl चला जाएगा, खफा होके चला जाएगा, ठीक है। अब जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, ये Nr2 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए। Nr2 ये डबल बॉन्ड फिर से बन जाएगा। ये अब फिर से एक अमाइड बन रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं अल्काइल ग्रुप के थ्रू। इसको अब हम कहेंगे NN सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, NN सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। सो इसका मतलब अगर प्राइमरी अमाइड को हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनेगा, और अगर सेकेंडरी अमाइन को रिएक्ट करें एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो NN सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनेगा, डबल N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनेगा। बात समझ में आ रही है या नहीं है? ठीक है, क्लियर होगा ये भी। अच्छा, अब इससे हम डायएज़ोनियम साल्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डायएज़ोनियम साल्ट किस चीज़ से? अमाइंस से, उनके रिएक्शन से, ठीक है। डायज़ोनियम साल्ट जिसमें नाइट्रोजन इज ट्रिपली बॉन्डेड टू द नाइट्रोजन और साल्ट हो, वो डायज़ोनियम साल्ट है। जिस प्रोसेस से तैयार होता है उसको हम कहते हैं डाइज़ोटाइजेशन। बात समझ में आ रही है? दैट इज नोन एज डाइज़ोटाइजेशन। अच्छा, अब देखो मैं एक अमाइन को ले लेता हूँ RNH2, इसको रिएक्ट कर लेता हूँ एक नाइट्रियस एसिड के साथ। अच्छा, नाइट्रियस एसिड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं NaNO2+2HCl। इसके थ्रू तैयार हो जाता है नाइट्रियस एसिड, और उस नाइट्रियस एसिड के साथ ये अमाइन रिएक्ट कर लेता है, तब जाके बनता है, वजूद में आ जाता है डायएज़ोनियम साल्ट, डाइज़ोटाइजेशन हो जाती है, ठीक है। किस तरह से? कुछ इस तरह से, देखो गौर से देखते जाओ, ठीक है। ये हुआ R बॉन्ड N, यहाँ से ये हाइड्रोजन हट जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाकर यहाँ से ये नाइट्रोजन आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह, इस तरह से, ठीक है। प्लस अब क्या होगा, हाइड्रोजन जो हट गया है वो हाइड्रोजन यहाँ से भी दो हाइड्रोजन को उठा लेगा। दो हाइड्रोजन ये हुए, दो हाइड्रोजन ये हुए, तो ये बन गए 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन हो गए, बन जाएगा 2H2O, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन भी हट गया है और हाइड्रोजन भी हट गए हैं। यहाँ पर 2 क्लोरीन रह गए हैं, 2 क्लोरीन, ठीक है। तो इनमें से एक क्लोरीन आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन पर नेगेटिव और इस तमाम आयन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये साल्ट बन जाएगा, ये डाइज़ोनियम साल्ट बन जाएगा H2O। एक Cl जो रह गया है वो इस Na के साथ रिएक्ट करेगा और बन जाएगा NaCl। तो अब ये जो बन रहा है हमारे पास RN ट्रिपल बॉन्ड N, जिस पर है एज अ होल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और उसके साथ एनाइन क्लोरीन भी है, इसको हम कहते हैं डाइज़ोनियम साल्ट। तो इस तरह से अमाइन को यूज़ करके हम डाइज़ोनियम साल्ट भी बना सकते हैं। ये समझ में आ गया? नोट कर लिया? अब गौर से देख लो इसको, जिस किसी भी पॉइंट पर दिक्कत आ रही हो, समझ में नहीं आ रही हो, आपसे क्लियर कर दो, ताकि एनुअल जब हम जाए और लेक्चर्स में तो ध्यान यहाँ पर नहीं हो, वहाँ पर फुली फोकस्ड होना चाहिए, ठीक है। देख लो और पूछ लो।